Hi everybody, welcome to this revision lecture for the chapter of Newton's laws. In the next half an hour, we will look at all the various cases that are there in this chapter and मैं आपको सब points conceptually बता दूंगा. So let's begin with the first point. देखो students, Newton's first law हमें बताता है that the object continues to stay at rest or in motion unless and until an external force is applied. यानी गाइस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो सेम रहता है जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे. अब गैस न्यूटन सेकेंड लॉ में इसका क्वांटिटेटिव वर्जन था. न्यूटन सेकेंड लॉ हमें बताता है दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा. फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, इसके दो वर्जन है. इफ द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट then the value of force becomes equal to mass into acceleration. लेकिन स्टूडेंट्स इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग एज इन द केस ऑफ अ रॉकेट जिसमें हम फ्यूल को बर्न करके गैसेस इजेक्ट करते हैं तो उसमें रॉकेट का मास कम होते रहता है. तो उस केस में फोर्स का इक्वेशन आता है एज इक्वल टू dm by dt into v plus m into dv by dt. So these are the two variations of Newton's second law. अब बस इसका एप्लीकेशन भी सीख लेते हैं. अगर हमने यहाँ पे dt को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो dp वुड बिकम इक्वल टू f इंटू dt. एंड स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लीकेशन है ऑफ फोर्स एंड टाइम इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं. यानी स्टूडेंट्स स्मॉल चेंज इन मोमेंटम वुड बिकम इक्वल टू इम्पल्स. ऑल्सो गाइस अगर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी. गैस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ द ग्राफ. यानी स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम इज सिंपली इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ. गैस ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ. इसी के साथ गैस हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कंप्लीट हुआ. अब गैस इसके बाद हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बताता है दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. गैस इसका जो एप्लीकेशन है वो हम आगे केसेस में देख लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. गैस इन द फर्स्ट केस वी हैव अ पुली एंड two masses are hanging on the either side of pulley with the help of a rope. तो गैस यहाँ पे मास m1 है एंड यहाँ पे हमारे पास मास m2 है. Now students, let's say that m1 is greater than m2. So students, because m1 is heavy, it will go down with acceleration a and m2 would go up with the same acceleration a. अब गैस मुझे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो मुझे बस एक सिंपल लॉजिक यूज करना है दैट एक्सेलरेशन ऑफ एनी सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो गैस आप यहाँ देख सकते हो कि जो m1 का ग्रेविटी है m1g उसका जो डायरेक्शन है इट इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. इसका मतलब जो m1g है ये एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा. लेकिन स्टूडेंट्स जो m2 का ग्रेविटी है m2g इसका डायरेक्शन इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन. यानी गैस ये एक्सेलरेशन को अपोज करेगा. तो व्हाइल राइटिंग टोटल एक्सटर्नल फोर्स वी विल सिंपली राइट m1g माइनस m2g. देखो स्टूडेंट्स जो फोर्स आपके एक्सेलरेशन को हेल्प कर रहा है वो आपको पॉजिटिव में लिखना है एंड जो फोर्स अपोज कर रहा है वो आपको नेगेटिव में लिखना है. सो दिस इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. एक बार स्टूडेंट्स हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो हम टेंशन इन द रोप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो टू फाइंड टेंशन वी विल राइट द इक्वेशन फॉर m2. गाइस आप देख सकते हो कि m2 को जो है टेंशन वो ऊपर की तरफ होगा बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इनसाइड द रोप. तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है एंड m2g नीचे की तरफ है. तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा प्लस t माइनस m2g. दिस इज द टोटल फोर्स ऑन मास m2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू m2a. अब बस ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको इवेंचुअली टेंशन का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g. गाइस देखो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है. मैंने आपको यहाँ पे एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिखा दिया है, पर अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली टेंशन कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन को सिंपली यूज कर सकते हो दैट इन दिस सिस्टम द टोटल टेंशन इन द रोप इज सिंपली गिवन बाय 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. तो गैस ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ.
अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। Guys, in the next case, we would have a mass on a horizontal table. और guys, यहाँ पे हम friction consider नहीं कर रहे हैं. There is no friction. And guys, there is another mass hanging over the pulley. And guys, with the help of a rope. So let's say this is mass m1 and this is mass m2. तो guys, यहाँ पे हम equation कैसे बनाएंगे? यहाँ पे guys logical है that because of the hanging mass m1, वो नीचे की तरफ accelerate करेगा because of its gravity. And अगर m1 नीचे जाएगा तो m2 will accelerate towards right. अब बस इस केस में to find acceleration we will again use the same concept. Acceleration is equal to net external force upon total mass. तो यारो यहाँ पे जो m1 का ग्रेविटी है m1g, ये एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा. एंड गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन को अपोज करने के लिए कोई नहीं है बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द टेबल. तो गाइस देखो, इसके अपोजिट या इसके फेवर में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये वाला फोर्स कंसिडर करेंगे एज द एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा m1g एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2. अब स्टूडेंट्स, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट द इक्वेशन फॉर m2. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे m2 के ऊपर टेंशन रहेगा टुवर्ड्स राइट बिकॉज टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इनसाइड द रोप. तो यहाँ राइट में एक ही फोर्स है प्लस t एंड दैट विल बिकम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो गाइस यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा प्लस टी इज इक्वल टू m2a. और अगर हम फिर से यहाँ एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस बार हमें टेंशन का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g. अगेन गाइस, आपको एक्चुअल मेथड भी समझना है एंड उसके बाद आपको अगर ये शॉर्टकट याद रखना है तो आप ये भी याद कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे. सो इन दिस केस, टू फाइंड द टेंशन इन द रोप यू कैन डायरेक्टली यूज द इक्वेशन m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g. गाइस, इसी के साथ हमारा सेकंड केस कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट केस. तो गाइस देखो, इस नेक्स्ट केस में वी विल हैव एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन बोथ साइड्स एंड वी हैव टू masses which are connected to each other with the help of a rope and this rope is going to go over a pulley. अब स्टूडेंट्स, इस केस में हम लोग नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? लेट्स से यहाँ पे मास m1 है एंड यहाँ पे मास m2 है. And again, let's assume that m1 is greater than m2. So guys, because mass m1 is heavy, so there is a good chance कि m1 नीचे की तरफ accelerate करेगा. Although guys, ये जो angle है वो भी matter करता है. तो let's call this angle as θ1 and this angle as θ2. अभी के लिए assume करते हैं कि m1 नीचे की तरफ accelerate कर रहा है, तो इसका मतलब m2 ऊपर की तरफ accelerate करेगा. तो फिर से guys हम लिखेंगे acceleration is equal to नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. अब गाइस इस केस में m1 का जो ये कंपोनेंट है ग्रेविटी का, दिस इज m1g sin θ1, ये कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा. लेकिन गाइस m2 का जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट विल बी m2g sin θ2. ये वाला ग्रेविटी का कंपोनेंट एक्चुअली एक्सेलरेशन को अपोज करेगा. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे m1g sin θ1 minus m2g sin θ2. This is the total external force and we will divide this by total mass m1 plus m2. तो guys, इससे हमें acceleration of the system मिल जाएगा and once we know acceleration, हम अब टेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो guys देखो, हम वापस से m2 का इक्वेशन लिख देंगे. m2 को टेंशन ऊपर की तरफ है एंड ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ है m2g sin θ2. तो m2 के लिए इक्वेशन बनेगा प्लस t माइनस m2g sin θ2. दिस इज द टोटल फोर्स एंड टोटल फोर्स विल सिंपली बिकम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इट वुड बिकम इक्वल टू m2a. तो गैस इसी के साथ ये वाला केस भी हमारा कंप्लीट हुआ. अब गैस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूडो फोर्स क्या होता है. तो देखो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है इफ द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. गाइस लेट्स से यहाँ पे जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. तो नाउ इफ देयर इज अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट, तो गाइस इस पर्सन को एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है इनसाइड द सिस्टम. इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स. गाइस सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्सेलरेशन. यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब सूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा एंड सूडो फोर्स का वैल्यू होता है m into a, where m is going to be the mass of this man. क्योंकि मैन के ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है तो हमें मैन का मास कंसिडर करना है एंड यहाँ पे जो सूडो फोर्स है
वो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। इसके अलावा गाइस मैन को नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा विच इज ग्रेविटी का फोर्स mg। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो mg एंड ma है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए गाइस इस केस में मैन को थोड़ा लाइट वेट फील होगा और जो मैन का अपेरेंट वेट होगा इट वुड बी इक्वल टू mg माइनस ma। गैस ये हमारा फर्स्ट केस हुआ इनसाइड सूडो फोर्स। मैं आपको इसका रिवर्स केस भी दिखा देता हूं। गैस लेट्स से जो हमारा लिफ्ट है ये हमारा सिस्टम है, लेट्स से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो गैस इस केस में जो मैन को सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो एक्चुअली नीचे की तरफ होगा। ऑलवेज रिमेंबर सूडो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू आर इनसाइड द सिस्टम, यानी गैस ये जो सूडो फोर्स है इट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू आर इनसाइड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड स्टूडेंट्स ये जो सूडो फोर्स है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो इस केस में सूडो फोर्स नीचे की तरफ होगा ma एंड गैस mg हमेशा की तरह नीचे की तरफ है। तो इस केस में ma एंड mg आर इन द सेम डायरेक्शन। अब गैस बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड इस बार जो मैन है उसको थोड़ा हैवी फील होगा। इस बार मैन का अपेरेंट वेट हो जाएगा इक्वल टू mg प्लस ma। तो गैस इस पॉइंट में हमने सूडो फोर्स के बारे में सीखा। मैं यहां लिख देता हूं कि सूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ma। मैंने माइनस साइन इसीलिए अप्लाई किया ताकि आपको ध्यान में रहे कि सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो गैस इसी के साथ हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। गैस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे ऑपरेट करता है। पहले तो गैस जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू n, where mu is known as coefficient of friction and n is the normal force। तो इस पॉइंट में मैं आपको नॉर्मल फोर्स भी बता देता हूं। guys let's say we have a horizontal floor and guys इसके ऊपर हमने एक मास को प्लेस किया है। let's say mass of the object is 6 kg। तो guys इस केस में जो फ्लोर है वो मास के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा n, this is known as normal force and guys normal force is always perpendicular to the surface। अब guys this normal force will balance gravity का force mg। तो इस केस में n would simply become equal to mg। अब यहाँ मास है 6 kg तो हम 6 into 10 कर देंगे तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 16 न्यूटन्स। guys एक बार हमें नॉर्मल फोर्स मिल गया तो अब हम फ्रिक्शन देख सकते हैं। तो लेट्स से guys इस मास को हम राइट में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो guys फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो इस केस में फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा एंड गैस हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू n। अब गैस ये जो फ्रिक्शन है ये भी टू टाइप्स का होता है, वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो गैस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है उसको हम μs बोलते हैं। लेट्स से इसका वैल्यू है 0.4। तो गैस जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा इससे कम होता है, तो लेट्स से उसका वैल्यू है 0.2। अब गैस लॉजिक में आपको एक्सप्लेन करता हूं। गैस फ्रिक्शन क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। तो गैस फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरलॉक हो जाते हैं जिस वजह से एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है टू द रिलेटिव मोशन, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो गैस स्टैटिक के केस में ये इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छा होता है और जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको काइनेटिक बोलते हैं। तो काइनेटिक केस में जो ये इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब गैस इस केस में हम फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू μs इनटू n। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.4 इंटू 60 क्योंकि नॉर्मल फोर्स वाज 60, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24 न्यूटन्स। एंड गैस यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है that would become equal to mu k into n। तो यहाँ पे काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 एंड नॉर्मल फोर्स इज 60, तो गैस ये आ जाएगा इक्वल टू 12 न्यूटन्स। अब गैस हमें ये देखना है कि हमें कौन सा फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। गैस ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है और ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक है या फिर काइनेटिक है, यानी कि गैस ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर मूव कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गैस एक बार इसका टेबल बना लेते हैं। तो गैस दिस इज कैपिटल F व्हिच इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन। तो गैस लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स है प्लस 10 न्यूटन्स एंड गैस लेट्स से ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो गैस इस केस में जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो -10 होगा।
देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स -24 नहीं होगा, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो अपना मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करे। वो उतना ही अपोज करेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि गाइस फ्रिक्शन बस आपको रोकना चाहता है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स +10 अप्लाई किया है, तो फ्रिक्शन सिर्फ -10 होगा और अभी तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब गाइस अगर आप फोर्स बढ़ा के +15 कर दोगे, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा -15। फिर आप फोर्स फर्दर बढ़ा के +20 कर दोगे, तो फ्रिक्शन हो जाएगा -20। और गैस यहाँ पे जब तक आप फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचते, तब तक यही कंटिन्यू होगा। अब स्टूडेंट्स लेट्स से मैंने अप्लाई कर दिया +24, तो फ्रिक्शन हो जाएगा -24। लेकिन गैस आप नोटिस करना, स्टैटिक केस में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 24। तो अगर आप अभी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे, तो फ्रिक्शन इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। तो ये वो लोकेशन है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द स्टैटिक जोन। तो आप ध्यान देना कि इन द स्टैटिक जोन फ्रिक्शन उतना ही अपोज करेगा जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे +24 पे हमें मिलेगा -24। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को कर दिया +30, तो अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था -24। तो इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। एंड गाइस वंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अब आप काइनेटिक जोन में जा चुके हो। तो काइनेटिक जोन में मैक्सिमम वैल्यू है -12। तो एकदम से गाइस फ्रिक्शन कम होके सीधा -12 पे आ जाएगा। अब आप काइनेटिक जोन में हो। अब गाइस अगर आप फोर्स को कम भी कर दो, अगर आप फिर से फोर्स को कर दो +24, तो भी आपका फ्रिक्शन अभी -12 ही रहेगा, बिकॉज इस केस में अभी ऑब्जेक्ट अभी तक मूव कर रहा है। जब तक ऑब्जेक्ट फिर से रुक नहीं जाता, तब तक आप अभी काइनेटिक जोन का फ्रिक्शन लिखते रहोगे। अगर आपने और फोर्स को कम कर दिया, लेट्स से +18, तो भी फ्रिक्शन रहेगा -12। क्योंकि गाइस देखो, जब तक ये फोर्स इससे कम नहीं होता, तब तक ऑब्जेक्ट अभी रुक नहीं सकता। तब तक आप काइनेटिक जोन में रहोगे और फ्रिक्शन -12 ही रहेगा। अब गाइस अगर आपने अप्लाई कर दिया +12, तो भी फ्रिक्शन रहेगा -12, क्योंकि अभी भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो चुका है, पर क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है, तो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। मतलब यहां तक आप अभी भी काइनेटिक जोन में हो। अब गाइस अगर आपने फोर्स को 12 से कम कर दिया, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को कर दिया +8, तो अब क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है -12, तो अब इसीलिए ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगा। और एक बार वो रुक जाएगा, तो उसके बाद वो फिर से स्टैटिक जोन में चला गया, और स्टैटिक जोन में फिर वापस से यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा -8, ताकि वो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सके। तो गाइस आप फिर से यहाँ पे आ चुके हो इन द स्टैटिक जोन। तो गाइस ये हमने डिटेल डिस्कशन किया कि फ्रिक्शन क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μ/n, और ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब गाइस आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग केस और दिखा देता हूं। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक मास है। लेट्स से दिस मास इज स्लाइडिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो गाइस यहाँ ग्रेविटी का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, और गाइस यहाँ पे ग्रेविटी का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। तो गाइस इस केस में जो नॉर्मल फोर्स होगा, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस बार ये नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। तो गाइस आप ध्यान में रखना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स होता है mg, लेकिन इंक्लाइन सरफेस पे नॉर्मल फोर्स हो जाता है इक्वल टू mg cos थीटा। अब गाइस इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो आपके मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μn। यानी गाइस इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो जाएगा इक्वल टू μmg cos थीटा, एंड गाइस वो mg sin थीटा को अपोज करेगा। एंड देयरफॉर गाइस इस केस में टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वुड बिकम mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू यारो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब गाइस दोनों तरफ मास कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आप ध्यान में रख सकते हो दैट इफ अ मास इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, और अगर फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये भी गाइस बहुत एक अमेजिंग रिजल्ट है जो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो गाइस ये कंप्लीट हुआ हमारा पॉइंट नंबर 6 व्हिच वाज अबाउट फ्रिक्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट।
गैस नेक्स्ट पॉइंट में हम सीखेंगे अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। तो गैस बैंकिंग ऑफ रोड भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लेट्स से गैस एक कार है, वो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जा रहा है और वो स्क्रीन के अंदर जाके लेफ्ट की तरफ टर्न करने वाला है। सो गैस इफ द कार इज गोइंग टू गो इनसाइड द स्क्रीन एंड टेक अ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कार का एक टेंडेंसी होता है टू स्किड टुवर्ड्स राइट। तो गैस इसको राइट में स्किड होने से कौन रोकेगा? एक तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इसको राइट में स्किड होने से रोकेगा, एंड गैस इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स क्रिएट हुआ है फ्रॉम द रोड ऑन द कार, ये नॉर्मल फोर्स भी इसको यहाँ बाहर की तरफ स्किड होने से रोकेगा। तो गैस यहाँ पे क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड में, हम लोग यहाँ पे जो बाहर का रास्ता है उसको हम थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ताकि ये नॉर्मल फोर्स हेल्प कर पाए इस कार को टर्न लेने के लिए। यानी गैस यहाँ पे फ्रिक्शन विल हेल्प द कार इन टेकिंग द टर्न एंड नॉर्मल फोर्स विल आल्सो हेल्प, क्योंकि हमने रोड का जो बाहर का सेक्शन है उसको हमने थोड़ा ऊपर उठा दिया है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो गैस इस केस में व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन टर्न? गैस वो बहुत सिंपल और यूजफुल इक्वेशन है दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन टर्न इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ऐसे इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत आसान है बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस आपको tan a की जगह म्यू लिखना है, tan b की जगह tan थीटा, एंड गाइस आपका ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। एक बार आपको फिर से बताता हूं, जब आप किसी भी रोड पे टर्न ले रहे हो तो गाइस कार का एक टेंडेंसी होता है बाहर की तरफ स्किड होने का। तो उसको बाहर की तरफ स्किड होने से रोकने के लिए एक तो फ्रिक्शन हेल्प करेगा, और इसके अलावा अगर आपने बाहर का रास्ता ऊपर उठा दिया तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल फोर्स है वो भी हेल्प करेगा। तो ये दोनों मिला के कार को हेल्प करेंगे इन टेकिंग द टर्न सेफली। तो क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन टर्न? इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। बस इसी के साथ कंप्लीट हुआ द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। अब बस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ पुली मास सिस्टम। तो गैस लेट्स से हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है एंड लेट्स से दोनों तरफ फ्रिक्शन है, एंड गैस यहाँ पे वी हैव टू मासेस, वी हैव मास m1 एंड ऑन द अदर साइड वी हैव मास m2। तो गैस अभी इजीली समझने के लिए हम यहाँ पे मास का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से दिस मास इज 6 kg एंड गैस लेट्स से दिस मास इज इक्वल टू 4 kg। एंड स्टूडेंट्स दोनों तरफ जो एंगल है वो सेम ले लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन इज इजी। दोनों तरफ एंगल 45 डिग्रीज ले लेते हैं। अब गैस यहाँ पे दोनों तरफ फ्रिक्शन है, तो इस केस में व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? तो गैस देखो मास m1 जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा एंड मास m2 जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा बिकॉज मास m1 हैवी है तो वो नीचे जाएगा। इस केस में गैस जो मास m1 का ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा वो एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा। तो इसका मतलब गैस मास m1 का जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है इट वुड बी 6g sin 45, ये हमारे एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मास m2 का जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो वो अपोज करेगा। तो उसका जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे -4g sin 45, ये अपोज करेगा। इसके अलावा गैस दोनों तरफ का जो फ्रिक्शन है वो भी अपोज करेगा। ये मास नीचे जा रहा है तो इसको फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, और गैस क्योंकि ये मास ऊपर जा रहा है तो इसको फ्रिक्शन एक्चुअली नीचे की तरफ रहेगा। गैस अब नोटिस करना दोनों तरफ फ्रिक्शन अपोज करने वाला है तो इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस में लिखना पड़ेगा दोनों तरफ के फ्रिक्शन को। तो जो 6 kg का ऑब्जेक्ट है उसका फ्रिक्शन हम लिखेंगे -μ6g cos 45, एंड गैस जो 4 kg का फ्रिक्शन है उसको हम लिख देंगे -μ4g cos 45। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल फोर्स, एंड गैस टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। अब गैस यहाँ पे म्यू का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सो लेट्स से द वैल्यू ऑफ म्यू इज सिंपली 0.1। दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो गैस इस केस में कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो गैस यहाँ पे sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू सेम रहता है तो वो कॉमन निकल जाएगा। ये सिंपली हो जाएगा 60, ये सिंपली हो जाएगा -40, ये सिंपली हो जाएगा -0.1 इंटू 60 यानी -6, और ये सिंपली हो जाएगा -0.1 इंटू 40 यानी -4। तो गैस यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 40
-6 -4 एंड गैस बाहर sin 45 cos 45 कॉमन लिया है तो बाहर कॉमन आ जाएगा 1/√2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज इक्वल टू 10। अब गैस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/10 इंटू 1/√2। तो गैस एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गैस ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब गैस अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, m2 का इक्वेशन लिख देंगे। देखो गैस जो मास m2 है ना उसको ऊपर की तरफ टेंशन होगा और उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी का कंपोनेंट है और फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ है। तो मास m2 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे प्लस टी माइनस 4g साइन 45, ये उसका ग्रेविटी का कंपोनेंट है नीचे की तरफ, माइनस म्यू 4g कॉस 45, ये उसका फ्रिक्शन है जो वो भी नीचे की तरफ था, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वल टू 4a। अब बस फिर से ये 40 हो जाएगा, फिर से ये 0.1 इंटू 44 हो जाएगा एंड साइन 45 कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा t माइनस 40/√2 माइनस 4/√2 इज इक्वल टू 4a और गैस एक्सेलरेशन था 1/√2। अब गैस ये दोनों टर्म्स को आप राइट में ले लो तो वहां पे राइट में +40 +4 और ये भी +4, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा टेंशन का 48/√2 और गैस ये सही आंसर है। इसको बस रैशनलाइज कर लेते हैं, सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, तो गैस फाइनल आंसर ऑफ टेंशन इन द रोप विल बी 24√2 न्यूटन्स। तो गैस हमने फ्रिक्शन का भी एप्लीकेशन देख लिया इन द पुली मास सिस्टम। अब बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नाउ वी विल लुक एट द केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। गाइस दिस वुड बी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर, इट वुड बी पॉइंट नंबर 9। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट नंबर 9। और स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि विल लुक एट द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक रोप है एंड इफ अ मास इज हैंगिंग फ्रॉम द रोप एंड लेट्स से हमें इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है, तो यहाँ पे हमें इसको लॉन्च करना पड़ेगा विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, लेट मी कॉल दिस एज वेलोसिटी va। अब इस केस में फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन दिस वेलोसिटी शुड बी √5gr। गाइस ये मिनिमम वेलोसिटी है विथ विच यू शुड लॉन्च टू मेक श्योर कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो जाए। अब इस केस में व्हाट वुड बी द टेंशन इन द रोप, अगर आपने लॉन्च किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ √5gr तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इन द रोप वुड सिंपली बिकम इक्वल टू 6 mg। ये है मेन कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बस इसका जो इक्वेशन है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ होगा TA, ग्रेविटी नीचे की तरफ रहेगा mg, तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा प्लस TA माइनस mg, एंड गाइस दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू mvs² बाय r। ये हो गया इक्वेशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब गाइस जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो गाइस देखना, जब मास हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, लेट्स से उसका यहाँ वेलोसिटी vb है, तो गाइस हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा tb एंड यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो गाइस इस बार दोनों फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इस बार टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा TB प्लस mg, एंड गाइस फिर से ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आई विल राइट इट एज mvb² अपॉन r। अब बस ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस TA माइनस mg इज इक्वल टू mvs² बाय r, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है TB प्लस mg इज इक्वल टू mvb² बाय r। ये हमारे टू मेन इक्वेशंस हैं। इसके अलावा गैस हम एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, तो गैस एट द लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा बिकॉज वेलोसिटी va है, और जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे ऊपर उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी vb है, एंड गैस ये कितना हाइट ऊपर गया है, ये ऊपर गया है बाय हाइट इक्वल टू 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एट द लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mva² एंड दिस विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप पॉइंट mgh प्लस we will also have some kinetic energy at the top point half mvb²। अब बस इस इक्वेशन को यूज करके और ऊपर के जो दो इक्वेशन थे TA माइनस mg इक्वल टू mva² बाय r एंड
TB प्लस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं दैट TA इज ऑलवेज इक्वल टू TB प्लस 6 mg। अब गैस ये हमारा मेन इक्वेशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हमें ध्यान में रखना है, यानी गैस टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट प्लस 6 mg। अब गैस ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब इसमें क्रिटिकल केस वो रहता है जिसमें हम TB इक्वल टू 0 लेते हैं। सो दिस इज द क्रिटिकल केस जिसमें हम लोग जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा पा रहे हैं, क्योंकि टीबी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। टीबी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। और जब टीबी 0 हो जाएगा तब TA इज इक्वल टू हो जाएगा 6 mg, और यही केस मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो गैस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपको समरी देता हूं। अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी जो आपको चाहिए लॉन्च करते समय वो होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr, वेर r इज द रेडियस ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इस मोमेंट में टेंशन इन द रोप हो जाता है इक्वल टू 6 mg। एंड स्टूडेंट्स, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए ऊपर तक पहुंचता है तो ऊपर वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है vb ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ gr। एंड गैस इस मोमेंट में टेंशन इन द रोप इज सिंपली इक्वल टू 0। तो गैस इसको मैं जूम आउट कर देता हूं और आपको वापस से एक बार बताता हूं। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए अंडर रूट 5gr, तब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा अंडर रूट gr, एंड लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इन द रोप होगा 6 mg, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे तब टेंशन इन द रोप होगा 0। So this is the summary of vertical circular motion. Now guys, that we have seen vertical circular motion. अब बस एक ही पॉइंट बचता है इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। लेकिन गैस आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बाईपास करने का मैं एक शॉर्टकट सिखा दूंगा और वो आप हमेशा यूज कर सकते हो। तो गैस लेट्स से वी हैव अ पुली एंड लेट्स से अ मास इज हैंगिंग ऑन वन साइड विद द हेल्प ऑफ अ रोप, एंड दिस रोप इज गोइंग ओवर द पुली, एंड लेट्स से इस तरफ एक और पुली है। अब बस यहाँ पे सपोज 2 more masses are hanging over this second pulley. Let's say this is mass m2 and let's say this is mass m3. अब बस इस केस में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग शॉर्टकट सिखाऊंगा। लेट्स से m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद a2 एंड लेट्स से m3 नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद a3। तो बस इस केस में यहाँ पे जो ये रोप है, या फिर कैसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ये पुली है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लेट मी कॉल दिस एक्सेलरेशन एज x। तो मैं आपको भी एक मस्त एवरेज रूल सिखाऊंगा। कैस एवरेज रूल हमें यह बताता है कि इन दोनों का जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली होगा, या फिर वो एक्सेलरेशन होगा ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रोप। तो यानी कि मेरा इक्वेशन बन जाएगा a2 प्लस a3 अपॉन 2 इज सिंपली इक्वल टू x। अब बस ये सेम लॉजिक हम लोग ऊपर वाले पुली के लिए भी अप्लाई करेंगे। लेट्स से मास m1 नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a1, और इस तरफ का जो रोप है वो नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन x। तो ये जो बीच का रोप है उसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द रूफ। तो यहां पे भी मैं एवरेज रूल अप्लाई करूंगा। मैं यहां बोलूंगा a1 प्लस x अपॉन 2 इज सिंपली इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा a1 प्लस x अपॉन 2 इज सिंपली इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहां से आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू माइनस a1, और अगर आप x इक्वल टू माइनस a1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका वो कंस्टेंट इक्वेशन जैसा ही बन जाएगा। आप यहाँ पे माइनस a1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन फाइनली मिलेगा a2 प्लस a3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस a1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दो तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैंने तीनों एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में मार्क किया है, तो इससे एवरेज लेना आसान हो जाता है। जैसे देखो मैंने a2 a3 दोनों को नीचे की तरफ मार्क करा है और a1 को भी नीचे की तरफ मार्क करा है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों नीचे जाए, और हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बस एवरेज लेना है। अपने आप से वो मैथमेटिकली सही आंसर आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। इन दोनों का जो एवरेज है a2 प्लस a3 अपॉन 2 वो इधर का एक्सेलरेशन होगा विच इज x। फिर से बता देता हूं, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन का एवरेज है a2 प्लस a3 अपॉन 2 वो इधर का एक्सेलरेशन हो जाएगा x। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का जो एवरेज है a1 प्लस x अपॉन 2 वो ऊपर वाले रोप का एक्सेलरेशन हो जाएगा विच इज 0।
तो आप नोटिस करना ये बस 2 बार एवरेज रूल यूज करके हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है। अब इसमें अगर A2 और A3 दोनों नेगेटिव हैं तो अपने आप से A1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर A2 और A3 नीचे जा रहे हैं तो अपने आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके A1 ऊपर चला जाएगा, विच मीन्स कि मैथमेटिक्स ने हमें हेल्प कर दिया टू गेट द राइट आंसर। गाइस, इज दिस द राइट आंसर विच यू विल also get from the constraint equation? Yes, this is the absolute right answer. तो guys ये हमने बहुत ही अच्छा एक रूल सीखा to bypass constraint equation. अगर आप टर्न कर रहे हो on a banked road तो the maximum velocity with which you can turn is given by under root of rg mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. ठीक है स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद गैस हमने देखा कि अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होना चाहिए अंडर रूट 5gr। ये मिनिमम वेलोसिटी है ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो पाए। और इस केस में जब आप टॉप पॉइंट पे पहुंचोगे तब वेलोसिटी सिंपली हो जाएगा vb इज इक्वल टू अंडर रूट gr। और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इन द रोप हो जाएगा 6 mg। और इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इन द रोप होता है 0। यही हमारा क्रिटिकल केस है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स कभी भी आप किसी भी केस में एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो आपको लिखना चाहिए नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, एंड उसके बाद में आप टेंशन इन द रोप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर गाइस जो एवरेज रूल था वो भी बहुत बढ़िया था कि सपोज यहाँ पे एक पुली है, इस तरफ सपोज एक मास है, इस तरफ एक मास है और ऊपर भी एक रोप जा रहा है। तो इस तरफ का एक्सेलरेशन अगर मैंने ले लिया A2, इस तरफ का एक्सेलरेशन A3 और इस तरफ का एक्सेलरेशन अगर x है तो इन दोनों का जो एवरेज है वो इसका एक्सेलरेशन होगा। सो द इक्वेशन वुड बी A2 plus A3 upon 2 would simply become equal to x। ठीक है यारो, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। और इसके अलावा गैस हम लोग को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि जो फ्रिक्शन है उसका जो फॉर्मूला है वो म्यू एन है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना है, आप स्टैटिक हो कि काइनेटिक हो, उसके हिसाब से फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। एंड गैस इस सब के अलावा आपको वो एप्लीकेशन ध्यान में रखना है न्यूटन सेकंड लॉ का कि फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और गैस इसको यूज करके हमने देखा था कि चेंज इन मोमेंटम इज सिंपली इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। सो गैस आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। I will see you in the next lecture.